हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ आई एनालाइज अ स्टॉक इन 30 मिनट्स। बहुत सारे बिगिनर्स को, इवन बहुत सारे लोग जो काफ़ी टाइम मार्केट में स्पेंड कर चुके हैं, उनके लिए स्टॉक एनालिसिस करना यानी रेशियोज को देखना। पर रेशियोज को देखने से आपका स्टॉक एनालिसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपको ब्रॉडर पिक्चर नहीं देता। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल स्टॉक एनालिसिस को अप्रोच करते हैं, कैसे मैं स्टॉक एनालिसिस करता हूँ 30 मिनट के अंदर। तो अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक एनालिसिस सीख रहे हैं और प्रोफेशनल्स की तरह स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहला बिजनेस के बारे में, दूसरा नंबर्स के बारे में, तीसरा रिस्क के बारे में और चौथा डिसीजन के बारे में, डिसीजन लेना है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हमको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का काम क्या है, बिजनेस क्या करता है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, उसके क्लाइंट्स क्या है, उसकी मार्केट क्या है। बेसिकली आपको बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इससे होगा क्या, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपका जो बिजनेस है वो किस एरिया में काम कर रहा है। अगर आगे जाके कभी ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई और आपको बिजनेस के बारे में पता है तो आप पहले ही कोई मतलब डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस से एग्जिट करने का या फिर बिजनेस में एंटर करने का, जब आपको बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में मालूम है। मान लेते कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई, जैसे अभी आईटीसी में आप लोगों ने देखा होगा कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, जिससे आईटीसी के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। तो अब दूसरा हम लोग को देखना होगा कि कंपनी का फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको क्या देखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कंपनी का जो बहुत सारे लोग जो देखते हैं वो देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो वो सोचते हैं कि कंपनी अच्छी है और कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो वो सोचते हैं अरे कंपनी बड़ी महंगी है, कंपनी में पैसा लगाएंगे तो शायद पैसा ना बने आगे चल के। पर मैं क्या देखता हूँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 15% के आसपास होना चाहिए। 15% से कम मैनेजेबल नहीं है। क्यों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपको ये पता चलता है कि मान लो अगर आप कोई बिजनेस में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल में, और उस बिजनेस में आपको कितना पैसा कमा के रिटर्न मिल रहा है 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। मान लेते अगर आपको उस बिजनेस में 15 रुपया ईयर एंड में कमा के मिलता है तो आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा वो होगा 15%। तो अगर क्यों ये नंबर 15 मैंने लिया, क्यों इसको 10 मैंने नहीं कंसिडर किया, फिर क्यों मैंने इसको 10 से कम या फिर 15 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हम लोग ने कंसिडर किया है कि हमको जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद अगर आप 15% से कम कमा रहे हो, तो अगर आप 15% से कम कमा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ रिस्क लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको आराम से 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा सालाना। और अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाए तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 11-12% के आसपास या उससे ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, जिसमें आपको जरा भी मेहनत नहीं करना है, आपको बस बैठे रहना है, आपने अपना पैसा लगा दिया और मार्केट में पैसा अपने आप धीरे 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 आपका पैसा बढ़ रहा है। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आप बिना बिना रिस्क किए 10-12% आराम से कमा सकते हैं ऐसे सोर्सेज से, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपके बिजनेस में आप 15% नहीं कमा रहे तो आप तो कुछ गलत कर रहे हो। तो इसलिए मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले देखूँ कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंपनी का 15% हो या 15% से ज़्यादा हो। दूसरा आपको देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट का ट्रेंड है और रिवेन्यू का ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। जैसे रिवेन्यू में आपको देखना है कि कंपनी का पिछले 4-5 सालों में जो रिवेन्यू है वो सालाना हर साल बढ़ा हो, कंपनी के प्रॉफिट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास हो और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो। और फिर आपको देखना है कि कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है। तो कंपनीज के कैश फ्लोज में आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, पर अगर आप देखेंगे अगर कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है तो ये एक अच्छा साइन है। उसके लिए मैं कैश फ्लो के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैश फ्लोज को समझना है। तो बेसिकली आपको देखना है कि कंपनी
कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 15 से ज़्यादा है, कंपनी का जो रेवेन्यू ट्रेंड है वो ग्रो हो रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ है। फिर आपको देखना है कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको देखना है कि जो डेट है, अगर मान लो 100 रुपये का कंपनी का पूरा नेटवर्थ है, इक्विटी प्लस डेट मिला के, तो उसमें 100 रुपये में 30 रुपये से ज़्यादा का कॉम्पोनेंट डेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली 0.3 टाइम्स 0.3 से ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, 30% से ज़्यादा। क्यों ये नंबर 30 है, क्यों नहीं मतलब ज़्यादा है, क्यों नहीं कम? क्योंकि मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि अगर इतना 0.3 का जो आपका डेट है, अगर आउट ऑफ 1, तो ये मैनेजेबल है। आप मतलब बिजनेस में अगर डाउन टर्न आया या फिर कोई चैलेंजेस आए, तो ये थोड़े टाइम के लिए आप मैनेज कर सकते हैं। पर अगर डेट बहुत ज़्यादा है, डेट मान लो कि 1:1 का है, मतलब 100% डेट है अगेंस्ट 100% ऑफ योर इक्विटी, मतलब जो कि होगा आपका 0.5 है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी एक डाउन टर्न आया या फिर कोई भी चैलेंज आया बिजनेस में, शॉर्ट टर्म बिजनेस में लॉसेस हुए, तो आप जो है इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाओगे आपके बिजनेस में, और फिर आपको दूसरा लोन लेना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। इससे आपका डेट बढ़ता जाएगा और बिजनेस का परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपको बिजनेस बंद करना पड़े, बिजनेस को इंसॉल्वेंसी में देना पड़े। इसलिए ये फाइनेंशियल्स में इन 4 चीज़ों को मैं देखता हूँ। उसके बाद अगर फिर उसके बाद हमको समझना है कि कंपनी में रिस्क क्या है, कंपनी की क्वालिटीज़ क्या है। तो बेसिकली रिस्क में आपको इसलिए रिस्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी में बहुत सारे अलग अलग रिस्क होते हैं और जो हम इग्नोर करते हैं। पर जब हम स्टॉक ले लेते हैं और जब स्टॉक चलता नहीं है और गिरने लगता है, तो हमें समझ में आता है, अरे यार इसमें तो ये रिस्क आ गया, अरे यार उसमें तो वो रिस्क आ गया। तो इसलिए ये हमेशा एक अच्छी मतलब आइडिया है कि आप पहले से रिस्क आइडेंटिफाई कर लें। तो आपको मैं समझाता हूँ रिस्क, मतलब 3 डिफरेंट एग्जांपल के साथ। तो जैसे कि मान लेते हैं, अभी रिस्क के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखना है आपको कि कंपनी का जो है वो रेवेन्यू है, वो उसका वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो किसी 1-2 कंपनी या फिर 1-2 कंट्री या फिर 1-2 क्लाइंट से ज़्यादा नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक जेम एरोमेटिक्स नाम की कंपनी का आईपीओ आया था। उस कंपनी में हमने देखा कि कंपनी का जो 30% का जो बिजनेस था वो यूएसए से आ रहा था। अभी आपने देखा है कि जैसे यूएसए ने दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगा दिया, तो उस टैरिफ से क्या हुआ कि इंडिया पे जो 50% का टैरिफ लगा, जेम एरोमेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएसए में, उन सारे प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लग गया। इससे क्या हो गया कि जेम एरोमेटिक्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हो गए और वहाँ पे जेम एरोमेटिक्स का बिजनेस हो नहीं पा रहा है क्योंकि 50% महंगे प्रोडक्ट्स यूएसए के क्लाइंट्स ले नहीं रहे। इससे कंपनी का हमने देखा पिछले 2 क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो काफ़ी गिरा हुआ है, 20% से ज़्यादा रिवेन्यू ड्रॉप था। इस क्वार्टर में भी रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा गिरा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट निगेटिव हो गई है पॉजिटिव से, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। दूसरा हमको देखना है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है। जैसे कि आपको देखना है कि अरे ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं है जिसमें बहुत कंपटीशन है, जिससे नया कोई एंट्रेंट आया और नया कंपटीशन आ गया जिससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाए और रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एशियन पेंट्स को देखें, तो पिछले 2-3 साल में एशियन पेंट्स ने इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पेंट इंडस्ट्री में हमने देखा कि 3 बड़े-बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली। सबसे पहले बिरला ओपस ने लिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बिरला ओपस के नाम से पेंट कंपनी खोली, उससे इम्पैक्ट आया। फिर जेएसडब्ल्यू पेंट्स मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे, वो भी पेंट इंडस्ट्री में उतरे। उसके बाद जो हमारी फेविकोल की कंपनी है, वो लोग भी मतलब पेंट्स के सेक्टर में घुस गए। तो इससे कंपनी में इससे इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। पिछले 2-3 साल में देखा गया कि जो एशियन पेंट्स मार्केट लीडर हुआ करता था, 50-55% का मार्केट शेयर था पेंट इंडस्ट्री में, इंडिया के डेकोरेटिव पेंट्स में, वो गिर के काफ़ी ज़्यादा अब धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। रेवेन्यू में इम्पैक्ट देखने को मिला है, रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन से इम्पैक्ट हुए। तो बेसिकली हमको ये भी समझना है कि कंपनी में जो कंपटीशन है, कंपनी में अगर जितना कम कंपटीशन हो, कंपनी मार्केट लीडर हो, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा हमको देखना है कि कंपनी साइक्लिकल तो नहीं है। जैसे बहुत सारे कमोडिटी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो साइक्लिकल होते हैं, जैसे स्टील हो गया। तो स्टील में अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम पे क्या होता है कि जब कमोडिटी का साइकिल अच्छा चल रहा होता है,
तो बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है और स्टॉक्स के भाव बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। पर जैसे ही ये साइकिल, कमोडिटी साइकिल गिरता है, तो क्या होता है, सडनली रेवेन्यू घटने लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी घटने लगती है, मार्जिन्स इम्पैक्ट हो जाते हैं और स्टॉक के प्राइस गिरने लगते हैं काफ़ी तेजी से। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, ये कमोडिटी वाले बिजनेसेस के साइकिल में स्टक हो जाते हैं। मैंने भी अपना हाथ जलाया है टाटा स्टील में। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है कि हमें ये देखना है कि कंपनी का बिजनेस साइक्लिकल तो नहीं है। अब जब आपने बिजनेस को समझ लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लिया और रिस्क को समझ लिया, इसके बाद आता है कि आपको अब डिसीजन लेना है कि कंपनी में इन्वेस्ट करे या नहीं करे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब मैंने इन तीनों चीज़ों को देखा और समझा और उसके बाद मुझे इनमें से कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई या फिर ऐसा लग रहा है जिसमें रिस्क है, तो मैं उस बिजनेस को वहीं स्किप कर देता हूँ। और अगर मुझे लगा कि नहीं, कंपनी अच्छी है, इन तीनों पैरामीटर्स पे कंपनी स्ट्रांग है और कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में, तो मैं कंपनी के बारे में और डिटेल में रिसर्च करना चालू करता हूँ। उसके बाद मैं कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनता हूँ, कंपनी क्वार्टरली जो कॉल्स होते हैं उसके एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, ईयरली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैं डिसीजन लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हैं, तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे और कंटेंट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।